Please subscribe and share my dear. इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ऐसी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, जो अपनी मर्जी की बात करता है। तो आप नहीं समझते, हमने ये बात बड़ी दफा की है, ये कोई पहली दफा बात नहीं हो रही। आप नहीं समझते क्या मेजर साहब कि अंडर आर्टिकल 19A सारे भारत के लिए एक कानून हो और कश्मीर के लिए एक कानून हो? तो इंडिया जैसा मुल्क जो अपनी वेस्ट में क्रीडेंशियल शो करता है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आप जब मगरब में जाते हैं तो कहते हैं हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि हमें एक वोट के लिए भी अगर पहाड़ों के उधर, समंदरों के उधर जाना पड़े तो हम उस बंदे के लिए जाते हैं। सो व्हाई दीज टू स्टैंडर्ड्स? आप मगरब को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं इस तरह की चीजें? जी चीमा साहब, पहली बात, हम मगरिब को जस्टिफाई करने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगरिब खुद ही हमसे इंप्रेस होता है, हम तो कभी नहीं गए मगरिब में इंप्रेस होने के लिए, ठीक है ना, कि गोरे को इंप्रेस करेंगे फिर गोरा हमें सर्टिफिकेट देगा। आपने बोला कि ऐसा क्यों है कि आपने बोला ये गलत है, ये नाइंसाफी है कि पूरे भारत के लिए एक कानून और कश्मीर के लिए एक कानून, इसीलिए तो 370 और 35 से हटाया था। दैट वाज दिस थिंग। तो मैं चाहता हूं आप इसको भी सपोर्ट करें कि पूरे भारत में एक ही किस्म का कानून। दैट इज व्हाई 370 एंड 35 वे रिमूव्ड, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बताता हूं चीमा साहब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई रोक नहीं है वहां पे। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो कश्मीर में, आप अगर इंडियन टेलीविजन देखें तो कश्मीरी आते हैं, बोलते हैं। आज ही फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है, जो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि साहब उन्होंने एक मेन स्ट्रीम इंडियन टेलीविजन न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है कि साहब 370 दोबारा बहाल होगा, हो सकता है चाइना की मदद से इंशाल्लाह। पता नहीं क्या उम्मीद रखते हैं वो चाइना से, है ना। तो यही लोग हैं जो जब ये पावर में होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो इनका एक वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, इसमें भगवान श्री राम का भजन गा रहे हैं ये फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपको बताऊंगा। उसमें भजन भी गा रहे हैं, ये भारत माता की जय भी बोलते हैं, ये सब कुछ बोलते हैं। और इनको अगर हटा दीजिए, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, दो जो पार्टीज हैं चीमा साहब कश्मीर में, ठीक है, एक तो पीडीपी है जो मुफ्तीज की है, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अब्दुल्लाज की पार्टी। ये फैमिली रन कंसर्न्स हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जिसमें बेटे से बाप का बेटा पोता ऐसे ही चलता चला आ रहा है। अभी वो उमर अब्दुल्ला का बेटे को भी तैयार कर रहे होंगे वो लोग कि चौथी जनरेशन बन जाए ये। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन लोगों की दुकान हो गई है बंद, वहां पे बिल्कुल बंद हो गई। अब ये लोग कभी पावर में, चाहे इलेक्शन होंगे भी, ये तो जो पहले चीफ मिनिस्टर बने इलेक्शन से ही बने ना, इलेक्शन से तो बने ये लोग, क्योंकि लोगों ने इलेक्ट करा। तो फिर ये वापस नहीं बन पाएंगे बिकॉज दे हैव बीन टोटली एक्सपोज्ड। और जहां तक इनकी बात है कि साहब ये 370 35 से मैं तो जाता रहता हूं कश्मीर, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं लोगों से, अब पीपल, द कॉमन पर्सन हैज एक्सेप्टेड, ही हैज एक्सेप्टेड कि वापस नहीं आने वाला। ये चीज एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी होता है बंदा फिर आगे बढ़ सकता है। आप तरक्की की बात करो, आप सरकार को खींचो कि साहब मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं, मेरा पानी क्यों नहीं ठीक है, मेरी बिजली क्यों नहीं ठीक है, मेरे बच्चे का स्कूल कहाँ है, मेरी हेल्थ कहाँ है, सेहत का आपने क्या इंतजाम करा है। क्योंकि इन लोगों को तो जितने पैसे मिले थे खा गए, तभी तो मेफेयर के बड़े बड़े फ्लैट्स हुए हैं वहां पे। जो भाई आपने लंदन में आपने फ्लैट्स खरीदे हैं, आपके प्लाजाज हैं, आपके मॉल्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा कहां से आया? एक चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और कितनी तनख्वाह होती है चीफ मिनिस्टर की? आपको लगता है 3, 4, 5 लाख में कोई प्लाजा बना सकता है अपना? इनका बिजनेस क्या है? इनका कोई बिजनेस नहीं है। तो इन लोगों ने करा है, नाउ पीपल हैव टोटली डिस्क्रेडिटेड देम। और जहां तक गवर्नर रूल की बात है, प्रेसिडेंट रूल की बात है, ये हट जाएगा। इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। ये जो है इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट। इसकी स्टेटहुड की भी बहाली होगी। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड दैट हम इसको दोबारा स्टेट बनाएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, उधर इलेक्शंस कश्मीर में होंगे। और ये सब बीच में इन्होंने ना 370 35A की बड़ी वो दुहाई देकर इन्होंने बहुत वहां पे, जिसको कहते हैं ना, खप डाला है वहां पे उधर कश्मीर में। ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, हम लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। कैसे अलग हैं? ये किस तरीके से अलग है? कोई अलग शलग नहीं है। वो सब बंद बुंद करवा दिया, कहानी खत्म हो गई। नहीं मेरे साहब, आप ठीक है, आप यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने कहा। अब बेसिकली जो मैं इंडियन माइंडसेट को समझाऊं और इंडियन गवर्नमेंट के माइंडसेट को, और आपसे जब हम टीवी पे आते हैं तो पता चलता है कि इंडिया वाले 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं यार ये छोड़ो फंडामेंटल राइट्स, इसकी बात छोड़ो, तुम्हारे हकूक क्या चीजें हैं इसकी बात छोड़ो, आओ बिजनेस करें,
और कारोबार करें और डेवलपमेंट की तरफ जाएं और इकोनॉमी ठीक करें। इकोनॉमी ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक होगा। सो इंडिया के अंदर एक ये टेरिटरी है, एक ये माइंडसेट है, और दूसरा माइंडसेट है भाई अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया, ये रिवर्स तो होना नहीं है। तो फिर ये आप नहीं समझते कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल आप फैसला दिल्ली में बैठ के, मतलब ये तो मतलब लॉर्ड माउंटबेटन वाले काम हो गया ना कि भाई बैठे कहीं या फैसले कहीं हमारे लिए हो रहे हैं। भारत लंदन से बैठ के फैसले इंडिया के लिए होते थे, पूरे यहाँ के लिए होते थे, आज दिल्ली से बैठ के फैसला कश्मीर के लिए होता है। तो ये दो किस तरह सिस्टम, ये कितनी देर ऐसे चलेगा? क्योंकि कश्मीरी तो नहीं जो है वो सरेंडर कर रहे, गो के आपने जबरदस्ती उनके ऊपर सारा कुछ कर लिया। जी, आपने बोला कि फंडामेंटल राइट्स, कौन सी फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 370 35 है, नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स चीमा साहब। फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। और अगर दोनों को देखें, कोई फंडामेंटल राइट वहां पे, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें से कौन सी राइट जो है वो कश्मीरियों की हमने वापस ले ली है? जो कश्मीरियों को हकूक है वही मेरा भी हक है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ इस वक्त, तो इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, ऐसी बात नहीं कि लंदन से लॉर्ड माउंटबेटन या ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन एक दूसरा मुल्क था, कश्मीर भारत का हिस्सा है और सारे फैसले दिल्ली से ही होते हैं, आपके यहाँ इस्लामाबाद से होते हैं। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें कि स्टेट्स हैं और जो सेंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज वेरी वेल थॉट आउट। यहाँ पे कश्मीर में हमारे थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। यू कैनॉट ट्रीट कश्मीर एट पार विथ maybe a Tamil Nadu or maybe a Delhi or maybe a Rajasthan, क्योंकि कश्मीर has seen violence. 42,000 people have died in Kashmir in the past 30 years. तो हमारे लिए बड़ी सीरियस बात है, उसको नॉर्मल लाना। जहां तक आप कहते हैं कि कश्मीरियों ने माना नहीं, तो मुझे नहीं पता चीमा साहब आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। मैं तो हर महीने पहुंच जाता हूँ वहां पे, अंदर भी जाता हूँ गाँव में। ये माना नहीं माना का मसला है ही नहीं। और हमने कभी ये नहीं बोला कि आप अपने हक दे दें और हम आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दे देंगे। ये तो चाइना वाला मॉडल है साहब, जो आपके वो क्या है, आयरन ब्रदर है चाइना। ये तो चाइना का मॉडल है कि आप लोग मुंह नहीं खोलोगे और हम आपको इतना पैसा दे देंगे, इतने आपके जेब में डॉलर डाल देंगे कि आप लोग। हमने कभी इसको ऐसा नहीं बोला। बात यह है कि क्रिएशन ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएशन ऑफ बिजनेसेस। एक और चीज बड़ा शुरू में बोला था, मैं इस बार गया, मैंने पूछा 2-3 लोगों से चीमा साहब ना, वहां पे जो टैक्सी वाला है, शिकारा वाला है, ड्राई फ्रूट बेचता है, सैफरन की बड़ी खेती होती है वहां पे, इन सब आम लोगों से जमीन पे। तो मैंने बोला यार, आप लोग पिछली बार कह रहे थे कि बड़ा साहब 370-35 से हट गया, अब लोग आएंगे और लोग यहाँ पे ना हमारी जमीनें खरीद लेंगे, है ना। तो मैंने बोला आपके कोई जान पहचान का है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी का चाचा, मामा, ताया, जिसकी दिल्ली से कोई आया हो या कहीं पर भारत के किसी भी सूबे से आया हो, जिसने आपकी मतलब किसी ने 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया हो कहीं पे? कोई एक बंदा? क्या नहीं साहब, कोई नहीं है। तो मैंने बोला बताओ कौन खरीद, किसको इंटरेस्ट है कश्मीर में जमीन खरीदने का? वही चीज मैं बार बार कहता हूँ चीमा साहब, आपकी शो में दोबारा रिपीट करता हूँ, बड़ा चला था पाकिस्तान से भी और इंडिया में भी कुछ लोगों ने बोला था, ठीक है, आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, राइट चीमा साहब, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं, आप लाहौर या इस्लामाबाद या कराची में घर खरीदना पसंद करोगे कि आप मरी में घर खरीदना पसंद करोगे? वो मरी में आप साल में जब छुट्टी मिलेगी आप 10-15-20 दिन के लिए जाओगे, पर वही घर अगर आप इस्लामाबाद लाहौर में खरीदोगे तो आपको उसका रेंटल इनकम मिलेगा, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, आप मरी में क्यों पैसा डालोगे? हाँ, कोई बहुत ही बड़ा कोई अंबानी सेठ है जो कहता है साहब मैं ठीक है, मैंने 100 एकड़ का फार्म, वो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। आम आदमी कोई नहीं जा रहा कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी के पास इतना पैसा ना समय है। और हिंदुस्तान में जैसे एक है ना, एक जैसे कश्मीर वो हमी अस्तो इट इज वो जन्नत बताइए। आप कभी आए, आपको लद्दाख ले चलेंगे, उत्तराखंड ले चलेंगे, ऐसी जन्नतें इंडिया में 10-15 हैं, कश्मीर जैसी 10-15 है, मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा, मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा तब आपको भरोसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मामला बिल्कुल नॉर्मल है तो ये मेरा कहना गलत होगा चीमा साहब, कि मामला बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। बट मामला नॉर्मलसी की तरफ धीरे धीरे जा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि चला जाए। नहीं मेरी साहब, मैं जब आपको सुनता हूँ, जाहिर बात है आपकी बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस है, आपने बड़ी रीडिंग की हुई है और अक्सर आपकी वीडियोस देख के मुझे अंदाजा होता है और आपको टीवी पे भी सुन के अंदाजा होता है कि आपने सही जो है ना पाकिस्तान पे, जिसे मैं पंजाबी जी कहते हैं इची बिची तो समझी के थे होगी रहा।
आप जितना ओवर सिंप्लीफाई करते हैं ना कि वो क्या होगा, दिल्ली से मुंबई से कौन कश्मीर जाएगा। मैंने टैक्सी वाले ड्राइवर वाले ड्राई फ्रूट से पूछा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजर साहब यहाँ पे पाकिस्तान में और कश्मीर में एक सोच है, और वो सोच ये चल रही है कि भाई इसराइल मॉडल आ रहा है वहां पे, और इसराइल मॉडल ये है कि भाई जो है ना वो उधर आबादी घुसा दो, लोगों चले जाएं, डोमिसाइल ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। देखो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं गए थे अब्रॉड, तो वहां पे मेरे ख्याल है यूएई में गए थे, तो वहां पे उन्होंने सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया और कहा भाई चलो कश्मीर में इन्वेस्ट करो फॉर टू रीजंस। वन ये है कि जी वहां पे पैसा आएगा, ग्रोथ होगी, दूसरा ये है कि इंडिया से लोग जॉब करने आएंगे, वो वहां रहेंगे, तो फिर ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये आज का नहीं है, दिस इज ये 25 साल की गेम है। 25 साल बाद पता चलेगा भाई ओ यहाँ पे तो चीजें बदल गई, डेमोग्राफी बदल गई। तो आप जितना इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि नहीं मसले ही कोई नहीं, कौन जाएगा, वो आपकी बात अच्छी लगती है कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप क्यों करके इधर कश्मीर जाएंगे या कहीं और जाएंगे। तो ठीक है आप ये कर लें, हम तो समझ आ रहा है कि हमें हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है स्वाइट डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरल, लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूं कि कैसे उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते आप भले जो है वो उनको उनके लिए तब्दीलियां लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते। जब इन्वॉल्व नहीं करते तो फिर लोगों ने कारोबार के लिए तो बाहर निकलना है। आप ये तो नहीं, अब इंडिया इतना अमीर तो नहीं है कि पूरे कश्मीर को घर बंद करके रोटी खिला सकता है, या कहीं और ऐसे तो नहीं हो सकता, खोलना तो है ही कारोबार, लेकिन जो मेजरमेंट होती है किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी की, किसी मुल्क के सिस्टम की, वो उसकी वैल्यू से होती है। तो ये हमें एतराज है, और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आप पे एतराज है, इस पे आप ओवर सिंप्लीफाई कर जाते हैं। जी चीमा साहब, आप दोस्त हैं, आप पूछ रहे हैं तो हम आपको समझा देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारा कोई लेना, उनको 10 इख्तलाफात हो, हमें क्या लेना इंटरनेशनल। वो हिंदुस्तान खत्म हो गया चीमा साहब, जिसमें 4 गोरे आते थे और बोलते थे कि हमें समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो। इनकी औकात नहीं है इतनी कि हिंदुस्तान से कुछ पूछें, पैसे लेते हैं हमसे ये, तो थोड़ा सा ये लोग तमीज से रहें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं, ओवर सिंप्लीफाई नहीं। मैं आपको जो मैंने आपको जमीन पे देखा वो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कश्मीर में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के हर एक सूबे में होनी चाहिए, पहली चीज, क्योंकि कश्मीर में सारे कश्मीरी कश्मीर से निकल रहे हैं वहां पे, और ये दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में जा रहे हैं रोजगार, क्योंकि कश्मीर में है ही नहीं रोजगार। क्यों नहीं है भाई, कौन इन्वेस्ट करेगा वहां पे? अगर वहां पे दहशतगर्दी घूमने AK-47 लेके, तो किसी का दिमाग खराब है वहां पे जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। क्या बनाता है कश्मीर? सेब उगाता है, अखरोट, सैफरन, इस टूरिज्म इससे होती है। आपको कुछ ना कुछ, अगर 70 लाख बंदे हैं वहां पे, अगर 70 लाख बंदों को आपको रोजगार देना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा चीमा साहब कि हर एक बंदा सवेरे घर से निकले और रात को वापस घर में आए और अपने बच्चों के लिए 2 चीज फराहम कर सके, जो बच्चे बोलें कि जी ये चाहिए, अपने बाप को बोलें कि ये चाहिए, तो वो ला चाहे, पहली बात। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ चीमा, कि ऐसा नहीं कि पूछ के नहीं कर रहे। पूछ के क्या नहीं कर रहे? स्कूल बन रहे हैं। अगर कोई कश्मीरी ये बोले, या कोई यूपी वाला ये बोले, या कोई तमिलनाडु वाला, महाराष्ट्र वाला, राजस्थान वाला, पंजाब वाला ये बोले कि नहीं साहब स्कूल नहीं बनना चाहिए, तो मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब है, ठीक है। जो हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी तक साल भर में ये जो 25 साल का प्लान आप ये बात बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा प्लान है ये, पता नहीं पाकिस्तान में देखा होगा लोगों ने, मैंने तो आज तक नहीं देखा है प्लान इंडिया में कि हमारा 25 साल का प्लान है कि कश्मीर में। एक तो दूसरी चीज है कि पाकिस्तानियों को मैं ये समझाना चाहता हूँ जो देख रहे हैं, कश्मीर है बहुत छोटा सा। जो लैंड साइज है ना कश्मीर का, जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि वहां पे 10 लाख इंडियन फौज है और 15 लाख कोई बोल देता है, आर्मी से भी ज्यादा, मतलब जितनी हमारी फौज है। कश्मीर इज ओनली 145 किलोमीटर लॉन्ग और इट इज अराउंड 45-50 किलोमीटर वाइड। तो कश्मीर वाली बहुत छोटी है साइज में चीमा साहब, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज। तो इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देखें, कश्मीर वैली की जो घाटी जिसको हम बोलते हैं ना वैली, एक तो बड़ी स्मॉल है। दूसरी चीज ये है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो बात करी है डोमिसाइल देने की, किसको करी है? गुरखास को करी है, राइट। गुरखास जो कि आज से 200 साल पहले वहां पे लाए गए थे लड़ने के लिए, जो डोगरा राजा थे उनके लिए, वो कह रहे साहब हम 200 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको डोमिसाइल देने की बात है, ठीक है। दूसरा डोमिसाइल देने की बात है आपको कि एक वहां पे था वाल्मीकि, जो दलित थे वहां पे, उनके ये था कि आपने PhD चाहे कर लियो कहीं से, ठीक है,
लेकिन आप सिर्फ झाड़ू लेके सफाई वाला काम कर सकते हैं, आप सिर्फ गटर साफ कर सकते हैं, आप सिर्फ टॉयलेट साफ कर सकते हैं। ये यहाँ पे था। तीसरी एक और चीज थी कि जैसे लड़की है, लड़की की शादी हो गई, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर उसने नॉन JNK स्टेट डोमिसाइल वाले से शादी कर ली तो गर्ल हैज नो राइट एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड, वो प्रॉपर्टी का हक खो देती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब चीजें बड़ी जालिमाना किस्म की हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते, और लड़की की मर्जी है, लड़की कहीं शादी करे, आप उसका थोड़ा ना हक छीन लोगे। ये सब था, आप लोग पढ़ें 35A और 370, तो आपको पता लगेगा उसमें क्या क्या था। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं कह रहा हूं कि आम हिंदुस्तानी को कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पे लोगों से बात करता रहता हूँ, पीपल आर विलिंग टू गो देयर, लोग जाएंगे, घूमेंगे, होटल में रहेंगे, शिकारा खाने खाएंगे, कश्मीर के वादियां देखेंगे, खूबसूरती इंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे, बट नोबडी इज गोइंग टू बाय। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ एक स्टेट है उत्तराखंड, राइट? उत्तराखंड वेरी ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत, और कुछ जगह ऐसी हैं कश्मीर से भी अच्छी, मतलब कि अगर आप पिथौरागढ़ देखें, नैनीताल देखें, अल्मोड़ा देखें, तो आपको ऐसा लगेगा गोल्फ कोर्स चल रहा है लगातार 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 पहाड़ों के बीच में, और बड़ी खूबसूरत जगह है, राइट? वहां पे लोगों ने जाके जमीन नहीं खरीदी, जबकि वहां पे तो 35 से 370 नहीं है। पीपल हैव नॉट बॉट इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई कोई ये अमीरों के शौक होते हैं ना, कि मैं जाके एक कश्मीर वैली में मैंने ना एक घर खरीदना है, अपना एक फार्म हाउस होना चाहिए, ये रईसों के शौक है। मैं मिडिल क्लास बंदा हूं, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है, ना मेरे दोस्तों के शौक है। बट हाँ, मैं ये समझता हूं कि कश्मीर में नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। IT का बड़ा टैलेंट है कश्मीर में, BPO सेटअप हो सकता है, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं वो कंपनी सेटअप हो सकती है। वहां पे जो इन लोगों ने ये क्या कहते हैं, ईंट की भट्टियां और सीमेंट के प्लांट लगा रखे हैं ना कश्मीर में, ये लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, इन लोगों ने लगा रखे, ये सब होने चाहिए बंद। दीज आर पोल्यूटिंग इन नेचर। पहाड़ के पहाड़ नंगे कर दिए टिम्बर माफिया ने बेच बेच के, काट काट के कश्मीर में ना, और ये प्रोटेक्टेड बाय द पॉलिटिशियंस। इन लोगों ने बहुत गंद डाला है वहां पे। सो व्हाट यू शुड डू इज हाईटेक कंपनी शुड कम, इन्फोसिस आए, विप्रो आए, TCS आए, ऑल दीज बिग इंडियन कंपनी शुड कम। आप कश्मीरी बच्चों को आप ट्रेन करो कोडिंग में, जो भी उनका शौक है। वो कहता है मेरा डॉक्टर बनने का शौक है, आप डॉक्टर बनो, आपको वकील बनना वकील बनो, आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है ब्यूरोक्रेसी में जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, आप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देयर शुड बी एन इक्वल जो हक फराहम है, एक बेंगलोर में बच्चे को, एक दिल्ली में बच्चे को, वही कश्मीरी बच्चे को। क्यों कश्मीरी बच्चा यहाँ पे 2000 किलोमीटर सफर करके आए बैंगलोर में? क्योंकि उसको वहां पे, हाँ, उसकी मर्जी से अगर बैंगलोर आ रहा है तो उसका स्वागत है, वी वेलकम हिम। पर अगर वो मजबूरी से आ रहा है तो फिर हमें यह पूछना पड़ेगा कि इतने साल हो गए, इतने अरबों डॉलर, आप मेरी वर्ड्स मार्क करिएगा चीमा साहब, अरबों डॉलर, ठीक है, इतने दे दिए, वो कहां है अरबों डॉलर? वो कौन खा गया? वो बीच में पैसे कहां गायब हो गए? चले, इसको भी जारी बात है, एक एंगल है, इससे थोड़ा आगे निकलते हैं। मेरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी वीडियो से मैंने देखा जी, सब अच्छा है। एक और मैंने कल चीज देखी, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका को देख रहा था, तो वॉइस ऑफ अमेरिका कल की खबर है ये, और मेरे पास वो है। वो कह रहे हैं कि जी तकरीबन इस साल 21 फौजियों ने कश्मीर में, इंडियन जो आपका ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे खुदकुशी कर ली, जबकि 6 ने दूसरों को गोली मार दी। तकरीबन ये इस साल की खबर है। जबकि इससे पीछे चले जाएं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है कि पिछले 10 सालों में 1100 से ज्यादा फौजियों ने खुदकुशियां कर ली। ये एयरफोर्स, नेवी और मतलब आर्मी तीनों में है। तो इतना क्या प्रेशर है कश्मीर के अंदर कि सिर्फ इस साल 20 लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 21 और 6 27 लोगों ने कर ली, जबकि पिछले साल 19 लोगों ने खुदकुशियां की। पिछले साल 19, इस साल 27 लोगों ने खुदकुशियां की। फौजियों की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या प्रेशर आता है फौजी के ऊपर? आप खुद भी फौजी रहे हैं, क्या प्रेशर आता है कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है? क्या उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है? कश्मीरियों को वो जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में मारा जाता है, या जो कश्मीरी आगे से सख्त जो है वो आपको रिप्लाई देते हैं? क्यों इंडियन जो है वो फौजी खुदकुशी करने पे मजबूर है? मैं कश्मीर के रेफरेंस, ओवरऑल नहीं। जी जी, कश्मीर के रेफरेंस से ऐसा बात है चीमा साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका तो CIA फंडेड है, ठीक है? अच्छा, जैसे BBC है वो MI6 फंडेड है, तो आप इनको सीरियसली ना लें बिल्कुल, ठीक है? वॉइस ऑफ अमेरिका। जहां तक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, राइट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कि कश्मीर में ऐसा है या कश्मीर में ही ऐसा है, राइट? ऐसा होता है कि इसमें अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं ये क्यों होता है, पहली बात तो इंडिया में ये सब चीजें सामने आ जाती है, ठीक है? इंडिया में
यही चीज अगर पाकिस्तान में होगी चीमा साहब, पाकिस्तानी फौज में ये चीज दबा दी जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ साहब, आप जरा मुझे भी स्टडी दिखाइए, ठीक है, जरा कि पाकिस्तानी फौज ने, मैं आपको बताता हूँ, आज मैं जब गया था यूके में, आई वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक एट द यूके पार्लियामेंट, ठीक है साहब, आप जाके मेरा देख सकते हैं वीडियो यूके पार्लियामेंट में। और मैंने यूके पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने पूछा कि हैव देयर बीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर? ऐसे यस, हम लोग नहीं छुपाते, अगर कोई गलती है तो वर्गीज कमेटी रिपोर्ट है हमारी, कुनान पोशपोरा पे, आप जाके देख सकते हैं, हमारे लोग पनिश्ड हैं जिसने गलत काम करा है कश्मीर में। तो 100% पनिशमेंट नहीं दी गई, क्योंकि 100% तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता, पाकिस्तान का ना इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर 100% तो नहीं होता ना कि आप 100 लोगों को लेकर कोर्ट में 100 के 100 को सजा मिल गई, ऐसा तो नहीं होता। कुछ प्रूफ होता है, कुछ विटनेसेस होते हैं, कई 10 चीजें होती हैं, तब जाके होता है, लेकिन पीपल हैव बीन पनिश्ड। तो बट और आई कैन सेंड यू नेम सेपरेटली of people who have been punished. They have been published names, so you can also look for them. But आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा पाकिस्तान में कि आपने किसी को पनिश करा ह्यूमन राइट्स में। आप अगर किसी का नाम लेंगे कि जी ये 10 बंदे हैं हमने पनिश करा है, 5 बंदे हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में गलत काम करा था, रेप करा था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बात कश्मीर की नहीं है सिर्फ, अगर आप उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि ये सोचना एक पाकिस्तानी की नजर से बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि जी कश्मीर में हमने कुछ ऐसा कर दिया कि इंडियन सोल्जर्स अपने आप को मार रहे हैं और सब बड़ा मजा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फिगर्स को डिस्प्यूट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन पब्लिकेशन है, बाकी ये बीबीसी शीबीसी और ये अल जजीरा फजीरा, आई डोंट गिव देम मच क्रेडिबिलिटी, ये बाहर के लोग हैं, ठीक है। हाँ, पर अगर टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है तो आई मस्ट एड्रेस योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा फर्ज है आपको एड्रेस करना। देखिए ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि आजकल ये काम पहले नहीं होते थे, आजकल ज्यादा हो गए। आजकल क्यों ज्यादा हो गए कि मैं आपको फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ चीमा साहब, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन द आर्मी, हाउ इट हैपेंस। एक जमाने में मोबाइल फोन नहीं होता था, ठीक है, तो आपको ना मिनट मिनट की खबर नहीं मिलती थी। घर में लड़ाई हो गई, चाचा के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, ये पाकिस्तान में भी बड़ा होता है। आप देखना कोई बंदा जाएगा ना, ये जैसे हमारे नहीं होता, हर गांव में पिंड में होता है, इसके जमीन का झगड़ा हो गया, ये हो गया, ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम से इतनी ज्यादा हो जाती हैं कभी कभी कि एंड पर्सन इज ऑन ड्यूटी। आप एक बार छुट्टी भेजोगे, 2 बार छुट्टी भेजोगे, 15 बार थोड़ा ना छुट्टी भेजोगे, बिकॉज यू आर सर्विंग समवेयर। आप उसकी छुट्टी का जो हक बनता है 2 महीने का प्लस 20 एक दिन तो आर्मी में होती है, काफी छुट्टियां मिलती हैं आर्मी में। तो आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी सवाल है, इसको बेहतर मैनेज करा जा सकता है। और दूसरी चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो फौजी फैमिलीज हैं उनको भी थोड़ा सा, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जेन्युइन, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे कि थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है और किस तरीके से इसको हमने वो करना है, या ना मैनेज इट। की डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है घर का, फौजी को सबसे ज्यादा जो सर में दर्द होता है ना, घर की वजह से होता है। अब घर में किसी के वो लड़ाइयां ही खत्म नहीं हो रही लेडीज के बीच में, तो यार बंदा पागल हो जाता है डील करते करते, और वही हर रोज फोन आ रहे हैं दिन में 10 बार, कोई पागल हो जाएगा। और ऐसे जो आप कह रहे हैं कश्मीरी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा कोई। आप ये कोई रिस्पॉन्स ऐसे कोई नहीं हो रहा रिस्पॉन्स की, ये जो है ना, कुछ हैं आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जो होते रहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है चीमा साहब कि ऐसा कुछ है, दिस इज ऑल मैनेजेबल। हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं, मैं बोलूँ कि सब चीज परफेक्ट चल रही है ऐसा नहीं है, कुछ कमियां हैं, वो कमियां दूर करी जाएंगी। तो हमारे में एक बड़ा अच्छा है सिस्टम इंडियन आर्मी में, राइट। और ये ज्यादातर हुए ना, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता दूं, फर्क नहीं करना चाहिए वर्दी के बीच में, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पुलिस प्रेजेंस देयर आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, देयर आर सीएपीएफ्स। तो जनरली सभी को हम इंडियन आर्मी की अम्ब्रेला में ले लेते हैं, क्योंकि इट्स द मोस्ट विजिबल फोर्स ऑल ओवर इंडिया, सबसे ज्यादा विजिबल फोर्स है, 12-13 लाख की फौज है, तो जो भी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म कहता है सबको लगा देते हैं जी इंडियन आर्मी। ऐसी बात नहीं है, इंडियन आर्मी भी है और लोग भी हैं उसमें। तो देयर इज अ मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस रॉन्ग थिंग्स, एंड हम इसको तस्लीम भी करते हैं। वी आर नॉट ब्रशिंग देम अंडर द कारपेट कि जी कुछ नहीं है, सब बढ़िया है और सब भंगड़ा पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको दूर करेंगे। वी सबसे बड़ी चीज चीमा साहब, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए। मैंने तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बोल रखा है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, वी एडमिट इट्स अ प्रॉब्लम, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैं आपको मेरे साहब, आपने जब शुरू में अपनी बात शुरू की तो मैंने पॉइंट लिख लिया था, आपने पाकिस्तान आर्मी का भी कहा कि वहां पे छुपी होगी। मैं एक बात बताऊं कि पिछले हम 12-14 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं,
और आपको पता है कि आपने सारी बातें पाकिस्तान को बहुत फॉलो करते हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर इंटरनली क्या हुआ और कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी फौजी कि ना कभी खबर आई। और हमारे मजहब में तो वैसे ही, इस्लाम में तो हम समझते हैं जो सुइसाइड है वो हराम है, मतलब जिस बंदे ने सुइसाइड कर ली हमारे मजहब के मुताबिक तो वो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, उसकी तो जिंदगी गई, मतलब खत्म हो गई। और वैसे भी जाहिर बात है, यहां पे मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों से लड़ रही थी तो बड़ा, देखिए हमारी जो आर्मी थी उसके डिस्कोर्स में यह था कि हमारा दुश्मन जो है वो भारत है, ठीक है। सो किस तरह एक मुसलमान किस तरह हमारा दुश्मन हो सकता है, तो उसके ऊपर जाहिर बात है एक प्रॉपर स्टडी की गई और बताया गया अपने जवानों को कि किस तरह जो बंदा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, जो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, रियासत के खिलाफ लड़ेगा, तो वो किस तरह हमारा दुश्मन है। बहुत एक अलग स्टोरी है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में ये बात कभी रिपोर्ट नहीं हुई आज तक, नेवर एवर, कि कभी किसी फौजी ने जो है वो खुदकशी की हो। जी बोलिए सर्विंग। चीमा साहब, अमेरिकन आर्मी की रिपोर्ट्स हैं जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट करा है, ठीक है। यूके आर्मी में हुआ है, रशियन आर्मी में भी हुआ है, ब्रिटिश आर्मी में भी हुआ है, फ्रेंच आर्मी में भी हुआ है। और जैसे आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता हूँ कि पाकिस्तानी फौज अकेली फौज है जिसमें नहीं हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। मेरी बात सुन लें। दूसरी चीज ना कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग ना रिलीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये आपने बोला कि एज अ मुस्लिम आप ऐसे मत बोलिए जैसे कि दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो, ऐसा नहीं है। चीमा साहब, दो लोगों की शादी होती है, दोनों मुसलमान है, बच्चा तो चाइनीज पैदा थोड़ा होगा, मुसलमान ही पैदा होगा। इसमें इतना मतलब इसमें इतनी कौन सी चीज है कि हाय हम मुसलमान हो गए, रिलैक्स, टेक इट इजी, इट्स ओके। माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा चाइनीज नहीं होगा, बच्चा तो मुसलमान होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं कि इसलिए खुदकुशी नहीं करते क्योंकि मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, सबके सब शराब पीते हैं मेरे साथ, कभी नहीं पूछा झटका या हलाल है, वो मेरे तरह बिगड़े हुए हैं सबके सब। तो ये ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों में ऐसा होता है। ये मुझे लगता है ये एक स्टोरी बताई गई है कि ऐसा होता है। मुसलमानों में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हिंदुओं में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सब में हर किस्म के लोग होते हैं, राइट। ऐसा कोई नहीं कि कोई तो मेरी बात सुन लें चीमा साहब। तो ये सब चीजें कि और ये जन्नत और ये सब ना, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी आप बुरा मान जाएंगे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना कि हम तुम्हें जन्नत चले जाएंगे। देखा, मुझ जैसा बंदा तो जहन्नुम में ही जाएगा, मुझे पक्का पता है। और मुझे पाकिस्तान से बड़े प्यार भरे मैसेज आते हैं कि यू विल बर्न इन फायर, और पता नहीं तुम काफिर हो और तुम्हें आग में जलोगे। मैंने बोला पता नहीं। तो मुझसे कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे। मैंने बोला मेरे आगे के सारे कॉस्मेटिक वाले वहीं पे होंगे, मैं मेरी जैसी हरकतें उनकी, तो सबके सब वहीं पे, यार दोस्त अपने सब जहन्नुम में, चीमा साहब। तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो खैर मजाक की बात हो गई। लेकिन चीमा साहब ये है ना कि जस्ट टू टेल यू कि ये प्रॉब्लम हर जगह होती है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी केसेस आए हैं। तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने उसको ना कराओ, जैसे कि चाइनीज आर्मी, अमेरिकन सोर्सेज, आप अमेरिकन सोर्स कोट कर रहे हैं, आपने बीबीसी जो कि ब्रिटिश सोर्स है आपने कोट करा, वही अमेरिकन सोर्स, इंटेलिजेंस का सोर्स ये कहता है कि गलवान घाटी में 35 लोग मारे गए थे चाइना के। चाइना ने नहीं माना, फिर चाइना ने धीरे से बोला कि हो सकता है 1 मारा गया, हो सकता है 5 मारा गया हो। हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट है, फ्लॉड है, बहुत कमियां हैं हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत कमियां हैं आज की तारीख में भी, और हमें हमारी डेमोक्रेसी को ठीक बनने में 100 साल और लग जाएंगे। लेकिन पहली चीज तो ये चीमा साहब कि हमारे यहाँ कभी कोई बंदा ऐवान सदर पे नहीं चढ़ दौड़ा कि मैं देश का वो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट और आज से मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हमारे डेमोक्रेट्स करप्ट हों। और मैं तो फिर मैं पहली बार भी मैंने आपको एक बार बोली थी कि पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, नवाज शरीफ करप्ट है, और वो क्या नाम है, जरदारी करप्ट है ना, वो बड़े कहते हैं। मैंने बोला ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मुन्ने हैं, ये जिसको हिंदी में कहते हैं मुन्ना है, छोटा सा। ये कितना पैसा है जरदारी के पास, कितना पैसा है, कितना चोरी कर लिया उन्होंने। अरे चोरी करनी कभी आई देखे, हमारे जो स्कैम हुए हैं ना, छोटे छोटे मुल्कों की जीडीपी पे ज्यादा स्कैम है, इसके पास कुछ है ही नहीं यार, बेचारे के पास छोटी मोटी चोरी कर ली नवाज शरीफ ने थोड़ी बहुत, उसके लोग बड़े खुश हो गए जी, बड़ा अमीर है, बड़ा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे करप्शन कम हुआ है इंडिया में, अब जाके तो टाइट करा है थोड़ा सा सरकार ने, तो अब थोड़ा सा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया है, खत्म होने में फिर कई साल लगेंगे,
यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं, करप्शन है, लेकिन अब कम हो गया, काफी दिख रहा है विजिबली। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो करप्शन कम हो गया। कहने की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोगों में बहुत कमियां हैं, राइट? हम लोगों में बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग इंप्रूव क्यों कर पाते हैं? मैं आपको बताता हूं। हम लोग इंप्रूव कर इसलिए पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉरल करेज है, हाथ खड़ा करने की, हाँ साहब मुझसे गलती हुई है, ये गलती मेरी थी साहब। इसमें किसी दुश्मन की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू यहूदी बीच में नहीं आया साजिश करने के लिए, ये हमारी गलती है, ये हम लोग तस्लीम करते हैं कि हमारी गलती है और अब हम इसको ठीक करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस वैसे ही बनते हैं चीमा साहब, वंस यू अग्री दैट इट इज योर फॉल्ट एंड देन यू डू इट। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेजर साहब, लेकिन इसमें ठीक है, मजहब जारी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी, मुल्क, हर चीज ना मजहब के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपको अपना कल्चरल सोसाइटी बता रहा हूँ, आपका जारी बात है, वहां पे आपका एक अपना स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पे यह है कि हमने अपनी जिंदगी, मौत, लाइफ आफ्टर डेथ को हमने मजहब के एंगल से देखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इसमें आता है। लेकिन आपकी बात सही है कि जो चीजों को इंप्रूव होते टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि साइकोलॉजिकल मसले नहीं होते होंगे साइकोलॉजिकल मसले। हमारे डॉक्टर हैं आर्मी कोर में, जारी बात है, जो इन चीजों को देखते हैं, लेकिन सुसाइड के हवाले से पाकिस्तान में कभी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस पॉइंट से आगे निकलते हैं। एक चीज मैंने नोट की आपके, मैंने जो वीलॉग्स भी देखे और आपको मैंने स्टडी भी किया, इंडियंस इस चीज से बड़े खुश हैं कि भाई जो मुसलमान है वो तकसीम हो गया, और उसमें जाहिर बात है उसमें आपको कोई कसूर नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप कसूरवार हैं। मुसलमान में ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो अरब्स हैं वो तो एक कैटेगरी में चले गए, वो तो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, भारत से उस तरह नहीं बात कर रहे। तो अब ये जरा मलेशिया और टर्की जो है ये बड़े बोलते हैं। तो मैंने आपकी वो एक वीडियो देखी जिसमें आपने जो सही बना के ना, आपने कहा जी उर्दुगान जो है ना वो तो बस आईएस और उर्दुगान आपस में मिले हुए हैं, मिलके काम हो रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, उर्दुगान के बच्चे लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ मैंने जब देखा, और सारी बातें बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, आपकी वीडियोस लाखों में देखी जाती हैं, तो उसमें लगा ये कि आप ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि टर्की खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ तो लिहाजा टर्की को कंट्रोवर्शियल करो, अब क्योंकि मलेशिया खड़ा हो गया पाकिस्तान तो मलेशिया को कंट्रोवर्शियल करो या आइसोलेट करो, जो कि डिप्लोमेटिक किसी के मुल्क की भी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये एक माइंडसेट मैंने रीड भी किया और मैंने समझा भी, और आपके जो वीलॉग्स और वीडियोस आती हैं उसमें भी ये मैंने देखा, और मैंने उसमें एक रिबट्टल भी छोटा सा दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे आपके जो ना पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, कि जो मेजर साहब ये चीज कह रहे हैं ना कि टर्की जो है और जो वो क्या नाम है मलेशिया जो है वो उसको टारगेट करो क्योंकि वो पाकिस्तान के खड़े हो गए और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो साइलेंट होगी क्योंकि उनके अपने मसले हैं। तो टर्की से क्या मसला है आपको? कश्मीर पे तो वो फंडामेंटली खड़ा हुआ है, वो तो यूएन भी कभी कभी हमारी सपोर्ट करता है अगर हम यूएन को कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहे। जी जी, दो तीन चीजें हैं। ये जो कहते हैं ना कि आलम इस्लाम बीच में से इसमें से फर्क आ गया है, तो ये फर्क आज का नहीं है, 1400 साल पुराना है। आप जो आपके हजरत अबू बकर थे, खुलफाए राशिदीन की अगर बात करें तो हजरत अबू बकर साहब थे, वो उनकी डेथ हाई फीवर से हुई थी, नेचुरल डेथ थी। हजरत उमर की डेथ ले लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आए तो हजरत उस्मान की डेथ ले लें, या फिर हजरत अली की आप डेथ ले लें, राइट। फिर आप जो करबला की हम बात करते हैं उसका डेथ ले लें, फिर हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा उसका ले लेते हैं, फिर पूरा शिया सुन्नी वाला मसला। ये तो ये क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आलम इस्लाम में रहा है। अब आप बात करते हैं तुर्की की और मलेशिया की, और देखिए पाकिस्तान ये ना समझे, मुझे कभी ये नहीं समझ में आता कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है या हमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हमें ये सपोर्ट कर रहा है, पर कभी पाकिस्तानी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या देते हैं, आप तुर्की को क्या दे रहे हैं। आप कहते नहीं वो भाई है हमारा, हमें अर्दुगुल गाजी अच्छा लगता है इसलिए वो सपोर्ट। अरे मतलब वाई? देखिए पूरी दुनिया मफादात पे चलती है, पूरी दुनिया पर्सनल इंटरेस्ट पे चलती है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने देश के लिए, भारत के लिए कुछ कर सकूं, वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है, वो लीगल हो या इलीगल, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ चीमा साहब, दिल की बात, इमोशनल बात, मैं वो करूंगा क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरी आइडेंटिटी इंडिया है, मैं करूंगा जो भी करूंगा।
और अपने माँ बाप भाई बहन से बढ़कर अपने मुल्क के लिए करूंगा। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी फिलॉसफी है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, नैरेटिव भी मेरा यही है। तो ऐसी बात नहीं है टर्की को आइसोलेट करो, गौरव आर्या के वीडियो से टर्की आइसोलेट नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रादर देन सेइंग कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए क्यों। अगर मेरे घर में कोई आके मुझे कहता है कि मेजर साहब ये लो 2 करोड़ रुपए, तो मैं उससे जरूर पूछूंगा क्यों भाई, क्यों दे रहे हो मुझे पैसा। आप लोग कहते हैं नहीं 2 करोड़ रुपए अच्छे हैं, तुम इधर रख के भाग जाओ यहां से, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों दे रहे हो। अगर कोई भी, अगर आपका पाकिस्तान और टर्की की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ठीक है सर, पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ऑलराइट, या पाकिस्तान और मलेशिया की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, तो दोनों के मफादात कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। दोनों की सिर्फ थिंकिंग नहीं, थिंकिंग एक चीज है, ठीक है, आप मुसलमान वो मुसलमान, वो मैं बात समझ गया, आपको बड़ा इश्क मोहब्बत प्यार है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन एंड में जो अल्टीमेट ट्रूथ है इन वर्ल्ड अफेयर्स, आपको चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, चीमा साहब को अच्छी लगे ना लगे, इट इज कैश, इट इज मनी। साफ से लोगों के घर पैसे से चलते हैं, लोगों के घर मोहब्बत से नहीं चलते हैं। तो पाकिस्तान, अगर टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तानियों को भी एक बार थोड़ा सा अपने जहन में झांक के थोड़ा सा देखेंगे भाई क्यों खड़ा है हमारे साथ, क्यों खड़ा। अगर वो कश्मीर के लिए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है। या आप बोले कि नहीं सब बहुत साफ दिल के हैं और साफ नीयत के हैं और दुनिया ऐसे ही चलती है और आसमान में फरिश्ते हैं जो सफेद पंख हैं जिनके उड़ते रहते हैं, या तो उस दुनिया में रहे आप। फिर आप बोले अगर मलेशिया सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है मलेशिया सपोर्ट, क्या रीजन हो सकता है मलेशिया का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको, आप उसको क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे चाइना है, चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, इसके भी 2 सवाल हैं जो पाकिस्तानी अपने आप से पूछें कि जितना चाइना कर रहा है, अगर हमारा हमारा मुल्क इतना बढ़ गया कोई बिजनेस डेस्टिनेशन है कि जहां पे सब सोना चांदी आसमान से बरसना चाहिए, और हमारा मुल्क एक बहुत जबरदस्त बिजनेस डेस्टिनेशन है जहां पे चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वहां पे अमेरिका क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वहां पे यूरोप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, साउथ अमेरिका इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 20-25 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा, जैसे अरबों डॉलर में चाइना कर रहा है, अरबों डॉलर में इतना बड़ा अमेरिका क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्ट। वहां पे आपके बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के कैंपसेस क्यों नहीं है, यूट्यूब के बड़े बड़े ऑफिसेस क्यों नहीं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा। पहली चीज ये बात है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि भाई आप उल्टा उनको क्या दे सकते हैं चाइना को राहदारी के अलावा, क्योंकि खुद डॉन न्यूज में हर रोज पढ़ता हूं, मैं एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ना पढ़ूं, डॉन न्यूज में रोज पढ़ता हूं, और मैं तो बड़ा फैन हूं अयाज अमीर साहब का। वो अब द नेशन के लिए लिखना शुरू उन्होंने कर दिया, एक जमाने में डॉन के लिए लिखते थे, तो मैं तो हर हफ्ते उनके आर्टिकल का वेट करता था। तो बात ये चीमा साहब की आप ना अगर पूरे उससे देखें तो आप ये समझना पड़ेगा कि राहदारी के अलावा, मैंने डॉन न्यूज में भी पढ़ा है कि कितनी लेबर कॉलोनी सेटअप हुई है पाकिस्तान में जिसमें चाइनीज लेबर आ रहा है। अगर रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, अगर चाइना से लेबर आ रहा है, अगर चाइना से इंजीनियर आ रहे हैं, अगर चाइना से टेक्निकल स्टाफ आ रहा है, राइट, तो इन दी एंड चाइना पाकिस्तान को इन रिटर्न, चलिए पाकिस्तान को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कभी आपने ये सोचा है कि चाइना को क्या मिल रहा है इन रिटर्न, ये भी थोड़ा सोचिए। उसी तरीके से आई एम श्योर कुछ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी जो मुझे नहीं पता, मुझे सब, आई डोंट क्लेम कि मुझे सब पता है, लेकिन मैंने पाकिस्तानी ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, मुझे वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI के पेपर नहीं मिले मुझे, जो बिकॉज मैं एक कंपनी का CEO रह चुका हूं, ठीक है चीमा साहब, मैंने बिजनेस कर रखा है और मैंने पैसे कमाए भी हैं गंवाए भी हैं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस समझता हूं, मैं P&L स्टेटमेंट समझता हूं, पढ़ सकता हूं P&L, मैं एबिटा समझता हूं, मैं कैश फ्लो समझता हूं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये सब चीजें मैं समझता हूं बेसिक। और मुझे ऐसा नहीं दिखा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, अगर चाइना इतना निकालेगा तो उसका कितना है पर प्रोजेक्ट, क्या ब्रेकडाउन है नहीं। अगर आपको हमारा देखना है, फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन 15 बिलियन की बन रही है, आप वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जाके देखो, वेबसाइट आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जितना अभी तक हुआ है, आगे का नहीं, जितना हुआ है आपको सब क्लियरली मिल जाएगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने का मिला, क्यों मिला, उसको कितना फायदा है, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर हमें ब्याज मिला तो कितने फीसद मिला, कितने फीसद पे हमें ये लोन मिला, अगर जापान ने इन्वेस्ट करा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, राइट। बाकी आप लोग ब्लेम करते रहते हैं मुझे आसिम बाजवा साहब के नाम पे कि ये कर दिया, मेजर ने ये कर दिया, वो दहशतगर्द है, आपने भी ट्वीट मार दिया था कि इसी ने कराची पे एक्सचेंज पे अटैक करवाया। आप तो जानते हैं आई एम टीवी एंकर, फिर भी
चलिए कोई बात नहीं, हमारी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बट बेसिकली ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है इंटरनेशनल अफेयर्स में चीमा साहब की हर एक मुल्क आज की तारीख में, सॉरी चीमा साहब माफी चाहूंगा, बस एक चीज ये बोलनी है, जैसे ना हम जैसे ना कि हम बात करते हैं अमेरिका का, ठीक है ना, कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप, राइट। काफी पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं कि हम धोखा खा चुके हैं, आप भी धोखा खाओगे। हमने कोई शादी नहीं करी अमेरिका से कि हम धोखा खाएंगे, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अमेरिका की हम धोखा खाएंगे उससे, हमारा कोई लव अफेयर नहीं चल रहा। हम अमेरिका को पैसे देते हैं और अमेरिका से माल खरीदते हैं, इसमें क्या धोखा दे देगा अमेरिका? पैसा लेकर माल नहीं देगा, ये धोखा दे देगा बस। तो हमारा जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप उसके ऊपर ना वर्क समझते हैं, मिठाई के ऊपर वर्क लगती है, आप क्या लगती है पाकिस्तान में वो सिल्वर फॉइल है ना, उसके ऊपर की, हाँ जी 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 वही तो वर्क लगा के आप बोलो डीप पार्टनरशिप फिलोसफी, ये सब देखिए एंड में ये सब हम लोग भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी डीप है, थॉटफुल है, और ये हमारे एलाय हैं, बिगेस्ट एलाय, ये सब ठीक है। एंड में क्या है, धंधा है, गंदा है पर धंधा है, इट इज बिजनेस। इंडिया हैज गॉट मनी, अमेरिका वांट्स टू सेल इट्स वेपन्स। इंडिया इज अ मार्केट, अमेरिका वांट्स टू सेटअप कंपनीज। कंपनी कौन सेटअप करेगा कि 10 रुपए लगाएगा उसको 20 रुपए वापस मिलेंगे, तब बंदा कंपनी सेटअप करता है। साफ सीधी बात है, ये सच्चाई है जिसपे, और बाकी उसके ऊपर वर्क जो हम मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, फिर आप बोल दें कि जी बड़ा हम कल्चरल, हमारे टाइज हैं और ये सब जो भी आपको बोलना है वो सब बोल सकते हैं। वी कीप ऑन सेइंग ऑल दिस थिंग्स। मैं मेरे से एक बात बताऊं, जितनी बातें की मैंने कुछ लिखी है उसमें, ये इसमें ऐसे नहीं है कि आप जी पाकिस्तान को किसी ने 4 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 2 अरब दिया तो हम खामोश हो गए, जो मर्जी करते रहो। देखिए मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में हाइब्रिड सेटअप रहे हैं, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी रही है, डिक्टेटरशिप रही है, जमहूरियत रही है, जमहूरियत में भी हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, हमें इन चीजों का अंदाजा है। उसके जारी बात है चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, और जो ज्यादा दौर में हुआ हमें उस चीज का भी अंदाजा है कि नुकसान हुआ बहुत सारी चीजों को। ये हम खुद भी जब घर बैठ के एनालिसिस करते हैं तो हम ये नहीं तारीफ नहीं करते कि जो ज्यादा दौर में हमें अफगानिस्तान में किया वो बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम थे उसमें, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखिए। अभी हमने ये पिछले 7-8 सालों में मामला ठीक किए हैं, वरना मामला बहुत खराब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त की जो हमारी लीडरशिप थी, वो भले सिविल थी भले मिलिट्री थी, उन्होंने ये फैसले कर लिए, उन्होंने कहा भाई हमें जो है इस तरह की अगर हम ये करेंगे तो हमें उससे ये फायदा होगा। किसी ने पर्सनल गेन देखा, किसी ने मुल्क का गेन देखा, तो प्रॉब्लम हमारा रहा है, बड़ा सीरियस रहा है। लेकिन मैं समझता ये हूं कि जितना ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है ना, पाकिस्तानी को इतने पैसे दे दो वो इतना काम कर देगा, यहाँ पे ऐसे नहीं बिकती चीजें। यहाँ पे हमें पता है इन चीजों का, अमरीकी हमारे साथ पिछले 40-50 साल से डील कर रहे हैं, हमें पता है कि उनको क्या बेचना है और उनको भी पता है हमें इनसे क्या चाहिए। ठीक है, हम उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, वो जो हम जो चाहते हैं कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो नहीं है हो सकी, क्योंकि हमारे इंटरनल चैलेंजेस भी रहे। तो ऐसे नहीं है कि आज अमरीकी सदर ने हमें खत लिखा था हमारी मदद करो अफगानिस्तान में, वैसे सदर बनते ही उसने कहा था ओ पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, पैसे दो, ये करो वो करो। बाद में फिर तरले करते रहे, लेटर लिखते रहे, रोज आते हैं GHQ में आगे इमरान खान साहब से, फॉरेन ऑफिस में आके पूछते हैं यार मदद करो, वहां अफगानिस्तान में इतना आसान नहीं है। चीमा साहब GHQ क्यों आते हैं लोग? भाई GHQ मैं बताता हूँ GHQ क्यों आते हैं मेरे साहब। आपको इस चीज का पता है, जो मुझे पता है आपने सवाल क्यों किया है, आपको इस चीज का पता है। हाँ, पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो बड़ा पावरफुल रोल प्ले कर रही है शुरू से, कोई आज की बात थोड़ी है। वॉर एंड टेरर में 9/11 के बाद जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स इस मुल्क का बना और जो बनाया गया वो फौज ने बनाया। एक तो मुशर्रफ थे, और उसके बाद वॉर एंड टेरर लड़ी फौज ने, लड़ी विद द सपोर्ट ऑफ द अदर। बट चीमा सर एक बात बताइए, तो 9/11 की बात है, जियाउल हक के समय तो 9/11 नहीं था, आयूब खान के समय तो 9/11 नहीं था, याया खान के समय तो 9/11 नहीं था। ये डे 1 से जो मिलिट्री का डिस्कोर्स बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? देखिए इसमें मेरे साहब ये कोई एक, इसमें मैं इतने सिंप्लीफाई नहीं कर सकता क्यों बना, लेकिन मैं अभी आपने कहा ना GHQ की बात की, तो जाहिर बात है हमारी फौज जो है वो अफगानिस्तान को देख रही है, वो इवन के उनको डोमेस्टिकली कराची भी देखना पड़ा, फाटा देखना पड़ा, बलोचिस्तान देखना पड़ा, क्योंकि वहां पे इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी। अफगानिस्तान एक वीक जो हमारा नेबर था, वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, अभी हमने जो बाढ़ लगाई है। सो नेशनल सिक्योरिटी में फौज का बड़ा पावरफुल रोल रहा है, और उसमें हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है, टू बी फ्रैंक एनफ, आई विल बी वोकल एनफ टू से, जो सिविलियन लीडरशिप की जो नेशनल सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया को डील करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो फौज की है, वो सिविल लीडरशिप की है ही नहीं है।
अब देखें इंडिया को कैसे डील करना है, कैसे स्लो स्लो डायलॉग लेके चलना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट नहीं करना, वो फौज समझती है। और चाहते हुए या ना चाहते हुए फौज ने शुरू से 1947 ऑनवर्ड आप चल पड़े ना, जब आजाद हुई, अयूब आ गए, या आगे सारा कुछ आ गया, भाई फौज ने समहाउ इट वाज प्लेइंग अ रोल, भाई जो भी था। मैं समझता हूं कि अगर मैं सिविलियन हूं तो मैं बात बताऊं, मैं टीवी पे भी बैठ के पाकिस्तान में बात करता हूं, मैंने कहा फौज ने पॉलिटिकल अगर रोल प्ले किया है या जो इसमें आई है तो उसमें फौज का कसूर नहीं है। मेरा घर था, मुझे अपनी चीजों को टेक केयर करना चाहिए था। अगर पॉलिटिशियंस अपनी ग्राउंड को कंट्रोल नहीं कर सके तो जाहिर बात है किसी ने तो मुल्क देखना है। वो अगर उनको जिस तरह देखें, इधर हमारे नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो फटाफट जो है वो इंडिया कहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो जाए। भाई इंडिया के साथ ओवरनाइट ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए। ये इतना सिंपल रिलेशनशिप नहीं है कि मोदी साहब काबुल से दिल्ली जाते हुए लाहौर उतर गए 3 घंटे के लिए तो मामला बहुत अच्छे हो गए। मोदी साहब ने जफी लगा ली नवाज शरीफ साहब को और हाथ में हाथ पकड़ के शादी पे चले गए और वहां से बाहर आ गए और मोदी साहब ने कह दिया वाह, वहां तो कोई हुआ ही नहीं, बात ही नहीं हुई। सो फौज जो है पाकिस्तान में लोगों को बुरा लगता होगा। मैं समझता हूं कि फौज ने हमें इराक, सीरिया, यमन बनने से बचाया है। और फौज कोई हम समझते हैं कि फौज कोई यूरोप और नॉर्थ कोरिया से नहीं आई, हमारे मुल्क की फौज है, हमें बचाया, उसने हमें सेव किया है। हाँ, अच्छा होता एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता, अच्छा होता कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बन जाता। आपने भी पाकिस्तान की जारी बात है, आपका तो 1951 में बन गया ना, हमें तो प्रॉब्लम शुरू हो गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बने ही नहीं। जो है वो सिविल मिलिट्री पॉलिटिशियंस ने अपने बीच में लफड़े डाल दिए। तो ये तो इसमें तो नहीं है, बहुत बात कहना चाहता हूँ जी, मतलब एक बात, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। आपने तो पूरी शायरी कर दी यहाँ पे फौज के फेवर में, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं देखिए ना, ये जो चीजें हैं, देखिए पाकिस्तान का इंटरनल मसला है और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देखिए जैसे चीमा साहब ये बात होती है ना, आपने बोला 47-48 से लग गया, क्योंकि अगर हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे थे, राइट, तो किसी ना किसी को तो करना ही था। यही आपने बात बोली ना, पॉलिटिशियंस तो हमारे भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैंने बोला इनएफिशिएंसी, भूखमरी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन ऐसा कि पाकिस्तान तस्वुर नहीं कर सकता। आपकी सोच के बाहर है ना। वही पाकिस्तानी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ पैसा खा गया, मतलब है कितने पैसे जो खा गया नवाज शरीफ, क्या है उसके पास? कुछ नहीं उसके पास, उसने तो अभी देखा ही नहीं पैसे कितने होते हैं, ना वो जरदारी ने देखा। तो ये सब चीजें हमारे, क्योंकि बड़ा मुल्क है तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी आपसे 5 गुना ज्यादा है, जमीन एक का एरिया है वो आपसे ज्यादा है। तो और एक ही मुल्क था, 14th-15th की नाइट को जो तकसीम हुआ है, मुल्क अलग हुआ है, तो पाकिस्तान अलग बन गया और इंडिया अपने रास्ते, पाकिस्तान अपने रास्ते। मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, मैं जानता हूँ आप इस इख्तलाफात रखेंगे, आपको नहीं अच्छी लगेगी बात, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक मुस्लिम कंट्री में हुई है। या तो आपके शेख हैं, या आपके अमीर हैं, या आपके जर्नैल हैं। इवन इन बांग्लादेश उन्होंने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को मार दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने, उनकी फौज को ना। तो ये जो भी वहां पर है, एक जनरली इवन इन पाकिस्तान जब मैं देखता हूं, और मेरी आपकी टीवी पे काफी बार बहस भी हो चुकी थी, मतलब आपके हीरोज सारे जर्नैल हैं, ये हाथ में शमशीर लेके और घोड़े के ऊपर बैठ के सारे के सारे हीरोज हैं। तो ये जब एक मुल्क के पूरे कौम के ऐसे हीरोज होते हैं ना, देन यू लुक अप टू, आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनता है, एक माइंडसेट बनता है कि हम दुश्मनों से घिरे, हमने लड़ाई लड़नी है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि ना इंडिया से खतरा है और हमारी फौज को पता है इंडिया को कैसे हैंडल करना है, राइट, है ना, बिल्कुल। और ब्रुनई जो है, ब्रुनई ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और सुल्तान ऑफ ब्रुनई अमंग द रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड। ब्रुनई में क्या दिक्कत हो गई, कुवैत में क्या दिक्कत हो गई? 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से कोई प्योर डेमोक्रेसी मुश्किल से एक आता होगी, एक दो होंगी, वरना नहीं है। बांग्लादेश का 2-3 बार हो चुका है गेम, पाकिस्तान का 4 बार हो चुका है, राइट। टर्की वर्की में कमाल अतातुर्क वगैरह, आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ था, यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर। कमाल अतातुर्क, क्या कमाल पाशा भी बोलते थे जिनको। और ये सब आप हर जगह देखेंगे तो आपको इक्का दुक्का मुल्क मिलेगा, वरना ये पूरा, मुझे ये थोड़ा सा ना समझने के क्यों हो रहा है बार बार ऐसा। और 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, 57 कंट्रीज में लगातार हो रहा है, विथ 1 or 2 एक्सेप्शंस।
ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हीरोज कौन है, क्या ऐसा क्यों है कि सदाम हुसैन भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है ना, और आपके यहाँ वो लीबिया वाला कौन सा था वो पागल जिसकी लेडी बॉडीगार्ड थी, क्या नाम था उसका, गद्दाफी, गद्दा मोहम्मद गद्दाफी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, फिर आपके यहाँ रफसंजानी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, फिर ये सब जितने भी कलाकार हैं, ये पूरे ना फिल्म स्टार्स हैं सब, ये क्यों ओआईसी में जन्म लेते हैं इतने ज्यादा, और क्यों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा, आप देखिए सादात को देखिए, आप इजिप्ट की अगर बात कर लो, है ना, तो और आप कितने और को देखिए वहां पे पूरे एरिया में अगर आप देखिए ना, तो आई थिंक देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि ये बार बार चीजें हो रही हैं। जो कहते हैं आपकी पाकिस्तान में फौज आ गई, तो फौज तो आलम इस्लाम में हर जगह आई है, तो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर फौज नहीं आई। इसलिए आज की तारीख में भी सऊदी अरेबिया में भी जो प्रिंस सलमान है या कोई प्रिंस है, उसके अंडर ही डायरेक्टली फौज है, एक खानदान के अंदर है, तो एक खानदान के नाम से ही वो मुल्क का नाम रखा गया। साउथ तो एक फैमिली है, तो अपने खानदान के नाम से ही मुल्क का नाम बदल दिया, अरेबिया नाम था उसने सऊदी अरेबिया कर दिया। तो चीमा साहब ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान में कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि इंडिया में आपसे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम रही है, 10 गुना ज्यादा। आप लोग कहते हैं गरीबी है पाकिस्तान में, अगर आप आज से 25-30 साल पहले जाते ना, आज भी गरीबी है हिंदुस्तान में, आज भी काफी गरीबी है, राइट, बट आज से 30 साल पहले ऐसी गरीबी थी चीमा साहब कि शायद आपको अफ्रीका में मिलती। सब सहारन इंडिया की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा था। पर यहां पे कभी किसी ने नहीं बोला कि फौज आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू वर्क विथ व्हाट यू हैव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आई लीव इट अप टू यू, हमारा 1 घंटा भी होने वाला है चीमा साहब। हाँ जी। ऐसा ना कि मेरा भाई अगर खराब है, ठीक है, मेरा सगा भाई है, घर में हम लोग 4-5 भाई हैं, मेरा एक भाई खराब है, मेरे 2 भाई खराब है, मैंने काम तो उन्हीं के साथ करना है ना, भाइयों के साथ। मैं बगल में शर्मा जी का तोड़ना चला जाऊंगा कि जी अपने भाई किराए पे दे दो, मैं उनके साथ रखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो अपने भाइयों के साथ ही काम करना है। सो व्हेन आई मीन ब्रदर, आई मीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। उसमें करप्शन भी है, उसमें इनएफिशिएंसी भी है, उसमें फैमिली रूल भी है, उसमें 10 किस्म की गंद है, लेकिन उसको साफ करना, वो तो हमारा घर है, तो उसको साफ करना, हम किसी और को चाबी देके कि आप चलाओ मुल्क, क्योंकि आप बेहतर फौजी। लोग मुझसे पूछते हैं कई लोग ना, इंडियंस और पाकिस्तानी, इंडिया में मसाइल है कि क्या इंडियन आर्मी को कभी पावर में आना चाहिए। मैं कहता हूं हाथ जुड़वा लो। इंडियन आर्मी एक रोल में बहुत अच्छी है। इंडियन आर्मी इज नॉट सपोज टू रूल इंडिया, इट कैन नॉट रूल इंडिया। इंडियन आर्मी इटसेल्फ डज नॉट वांट टू रूल इंडिया। फॉरगेट अबाउट कि सिविलियन क्या चाहते हैं, हार्डली मैटर्स। इंडियन आर्मी इटसेल्फ डज नॉट वांट टू कम इन। तो चीमा साहब ये चीज है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, नवाज शरीफ के पनामा के पेपर्स हैं, राइट, या जरदारी के प्रॉपर्टीज हैं, राइट, ऐसे लोग डेमोक्रेसी में आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, इन्हीं में से फिर एक हीरो निकलेगा पाकिस्तान में तो साफ कहेगा। आप एक बात बताइए, एदी साहब थे आपके, एदी साहब इज सच अ बिग हीरो, मेरे हीरो हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं। एदी साहब निकले ना पाकिस्तान से, निकलेंगे। आपके हीरोज कई हैं पाकिस्तानी जो अच्छा काम करते हैं, आप बढ़ावा दीजिए, डेमोक्रेसी बढ़िया हो जाएगी, फिर हिंदुस्तान से लड़ाइयां भी कम हो जाएंगी आपकी। मैं मेरे साहब एक बात बताऊं आपको, आप कोक से मैंने सुना भी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मुसलमान को आप 57 इस्लामिक स्टेट्स को एक क्लब में नहीं लेके आ सकते। देखिए, एक घर में 2 भाइयों की क्लब, चीमा साहब क्लब तो उन्होंने बनाया, ओआईसी मैंने तो नहीं बनाया। नहीं, क्लब से मुराद ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं हो सकता, एक माइंडसेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं कि मुसलमानों की आपस में क्यों इतने प्रॉब्लम्स हैं। जब तक मुसलमानों का एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, हम कभी भी मिलकर नहीं सोच सकते। भाई, यूरोप और अमेरिका क्यों मिलके एक सोच लेता है, अमूमन ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं, कि भाई वो डेमोक्रेसी है ना, तो हर बंदे को पता है यार हमारी वैल्यूज ये है, सिस्टम ये है, सोचना इस तरह है, सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ पे मुसलमानों में ये रहा है किंगशिप्स हैं, कहीं पे डिक्टेटर आ गए, कहीं पे कुछ आ गया तो प्रॉब्लम रहेगी। एक बात, सो जब तक एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, वो जब तक भी नहीं होगा प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी अहम बात, जब आप मुसलमानों की बात करते हैं ना, आपने हज़रत अबू बकर की बात की, बाकी बातें की, या अभी भी टर्की की बात करते हैं। देखिए, मुसलमानों में भी 4 तकरीबन धड़े हैं, ऑटोमन्स हैं, अरब्स हैं, पर्शियन हैं, और फिर हम हैं। हमें अब लोग जो फ्रैंकली स्पीकिंग, हम अब ना अरब है, हम ना पर्शियन है, हम ना जो है वो ऑटोमन है, हम यहाँ पे इस खित्ते में पैदा हुए। हमने अपने आप को, मैंने अपनी जो टर्म दी है, हमें मुस्लिम डेमोक्रेट्स, हम ऐसे मुसलमान हैं जो जमहूरियत
या डेमोक्रेटिक सेटअप में आ गए हैं। और हमारे यहाँ पे एक जो हमारी आइडेंटिटी है, वो जारी बात है वो 3 बड़ी आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी नहीं, हम पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप बात करते हैं मुसलमानों की, तो आप सिर्फ हमें कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई आपके सारे ऐसे हैं, क्योंकि वो विद इन मुस्लिम प्रॉब्लम से 57 मुल्क, 1.5 अरब आबादी, एक कैसे हो सकता है? और फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कोई अफ्रीका में बैठा हुआ है, कोई मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, कोई एशिया में बैठा हुआ है, कोई कहां एशिया पैसिफिक में चला गया। तो ये तकसीम तो हमेशा रहेगी और ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैं आपकी सिर्फ 1-2 बातें करूं, फिर हम अगर अगे तो 1-2 फिर और छोटे छोटे सवाल कर लें। ये जो आपने बात की ना कि भाई आप लोग जो है वो टर्की अगर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोचे तो सही पीछे क्या है, और कोई ना कोई तो रीजन होगी, वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। देखिए, हम अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम बेवकूफ नहीं है मेरे साहब, आप वाकई हमें बेवकूफ ना समझे। और अगर इकोनॉमिकली सारा कुछ ओपैक है, चीजें उस तरह क्लियर नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है? पता नहीं है स्टेट को और इसके सिस्टम को ये ओपैक है? पता, सबको पता है। क्यों ओपैक है? क्योंकि चाइना डील ऐसे करता है। जब अब देखिए, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे सिंपल सी बात है, मैं सही बात कर रहा हूं ना, मुझे सिंपल पता है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे मुल्क में छोटे छोटे जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स लगे, वहां पे छोटी इंडस्ट्री लगे, कारोबार हो, हम आगे ग्रोथ करें। भाई मुझे क्या पैसा अरब से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, कहां से आ रहा है, मुझे इससे खर्च ही कोई नहीं है। चीन, देखिए चीन का अब हमारा क्या ताल्लुक है, ना हमारा उनसे मजहब मिलता। मैं तो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तो समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी को और जो नेशनल इंटरेस्ट है इसको सबसे ऊपर होना चाहिए, इसको मजहब और इन चीजों से नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक और चीज में हम रंग में। लेकिन हमारा यहाँ पे पिछले 75 साल से शुरू में एक ऐसा सेटअप रहा है कि हम मजहब के जरिए ही अपने रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, जो कि शायद मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट इससे ऊपर होता है। सो चीन का कारोबार करने का जो अंदाज है वो एक और अंदाज है, और हम समझते हैं कि हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। भाई चाहिए 70 अरब डॉलर, हमें 70 क्या, हमें 7,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पे। तो चीन करे, जैद करे, बकर करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मुझे यहाँ पे पैसा घुमाना है, पहिया घुमाना है इकोनॉमी का। सो हमें उस चीज से क्या है, देखिए हमें जितनी चीन इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे लिए उतना अच्छा है। तो इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम है कि वो सिस्टम ओपैक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जितनी चीजें भी रियासत को शो करनी चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजों में ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन फिर भी चीजें उसी तरह रहती हैं जिस तरह है। उसमें मैं या कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सारी बात है, जो आपके पास पार्टनर है, इन्वेस्टर है, उसकी अपनी भी कुछ डिमांड्स होती हैं। आगे मेरे साहब चलें तो टर्की की बात आपने कर ली या मलेशिया की बात कर ली। मैं समझता हूं कि टर्की हो, अर्तुगरुल गाजी हो, मेरे ख्याल है मुसलमानों की एक सोच है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। मुसलमानों की एक सोच है, और मैं समझता हूं शायद सोच सही है या गलत है, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन वी हैव ऑलवेज बीन इन सर्च ऑफ अ हीरो। ये कलेक्टिव माइंडसेट रहा है, और खासकर पाकिस्तान में या इस खित्ते में रहा है। हम एक हीरो की तलाश में रहे हैं कि भाई जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हीरो थे, एक लीडर थे। तो मुसलमानों की वो जो अंदर अर्ज है ना, वो अर्ज नहीं, अर्ज है हीरो फाइंड करने की, और हम उस हीरो को तलाश करने के लिए वी गो बियॉन्ड बाउंड्रीज। हम वो बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं, एंड फिर हमें फिर अर्तुगरुल गाजी में वो जो है अर्तुगरुल नजर आना शुरू हो जाता है, कहते हैं हाँ ऐसा बंदा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इस तरह की। तो ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक साइकी बता रहा हूं कि मुसलमानों की या माइंडसेट की या हमारी, हम चाहते हैं कि एक लीडर हो, हमें लीड करे, अच्छा हो, हालांकि मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और हमें अपनी जो चार दीवारी है, अपना मुल्क है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही अपने हीरो तलाश करने चाहिए और अपने मुल्क में ही होना चाहिए। जी मेरे साथ। देखिए, आपने हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिया, बट मुझे ये किसी दिन और बहस करेंगे कि क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब की आप बात भी तो नहीं मानते ना, जो उन्होंने कह के गए थे। अगर आप लोग बात मानते तो फिर पाकिस्तान की शक्ल कुछ और होती। अब आपको एक मॉडल दिया ऊपर वाले ने, एक बना इसे मॉडल, एक खाका, जिसको खाका समझते हैं, खाका ही कहते हैं ना उर्दू में, एक खाका दिया कि भाई ये खाका है, इसको फॉलो करोगे तो जिंदगी ऐसी होगी। आपने नहीं मानना खाका, जब आपने मानना नहीं तो इसीलिए तो दिक्कत हो रही है आप लोगों को।
आपको अगर एक ही खाका मान लेते तो आपको ये इर्दुगुल ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। दूसरी चीज है कि एक और मैं बताता हूँ ना, कि जो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम्स में और एक इशू है ना, सब जगह नहीं, पाकिस्तानियों में मैं देखता हूँ कि इट्स द सर्च, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में द सर्च फॉर आइडेंटिटी। अब ऑटोमन है कि जैसे आपने बोला ऑटोमन आर डेड, वो चले गए। वो अपना एर्दोगान चाहे कि मैं ऑटोमन वो नहीं कर सकता। टर्की का अभी कोई, टर्की की ना फौज तगड़ी ज्यादा, ना टर्की के पास पैसा ज्यादा, तो फौज और बिना पैसे के तो होगा नहीं, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी, आपने, आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि आपने बोला हम यहीं के रहने वाले हैं, वरना तो मैं कितने पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, कोई कहते जी हम अरब हैं, जी हम तुर्क हैं, जी हम ये हैं, जी हम वो हैं। मैंने बोला यार कहीं के, वो नाम है उसका चौधरी, वो पता नहीं कौन सी अपनी स्टोरी सुना रहा है। मैंने बोला यार मैं फिर बहस नहीं करता ना। पर चीमा साहब, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर एक मुल्क के ना, इंडिया पाकिस्तान के सबके अपने लिमिटेशंस होते हैं, हमारे भी हैं आपके भी हैं, एंड वी हैव टू वर्क अंडर दोज लिमिटेशंस। और आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट नीड्स टू कम फर्स्ट। क्योंकि हम रिलीजन के प्रिज्म से देखें या किसी और भी प्रिज्म से देखें ना, कोई भी, वाई रिलीजन, एनी अदर प्रिज्म, इट कांट बी सिंगल कि हम इसी की तरफ से देखेंगे तभी जाके होगा। वी नीड टू लुक एट इट, मल्टीफेरियस होना चाहिए, लेकिन यस, एट द टॉप शुड बी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं तो इसी तरीके से सोचता हूँ। और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में माशाल्लाह मुसलमान हैं, काफ़ी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा ही हैं थोड़े बहुत इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। और दिस थिंग सिस्टम इज स्टिल इन द वर्क्स, वी आर ट्राइंग टू गो इन अ प्रॉपर पाथ। कभी कभी हम लोग रास्ते से, कभी कभी हो सकता है भटक भी जाते हैं, कभी कभी वापस रास्ते पे आ जाते हैं, तो चलता रहता है। Subscribe and share my channel.